So hey guys, welcome and welcome back. My name is Kavya Bhatt and I am a science educator on this amazing platform ProEd in the bracket Progressive Education where we build your progress every day. So अगर आप 2025 के बोर्ड्स एस्पिरेंट है, एसएससी एस्पिरेंट है, आप एक ऐसे क्रैश कोर्स को ढूंढ रहे हो जो आपकी हर एक चीज, आपकी हर एक डाउट, दर्द, दुविधा को एकदम से दूर कर दे, तो यू हैव लैंडेड अक्रॉस टू द बेस्ट चैनल, दैट इज प्रोग्रेसिव एजुकेशन। मैं आपको साइंस सब्जेक्ट में 0 से लेकर 100% तक सारी की सारी प्रिपरेशन करा दूंगी, चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, चाहे वो आपके चैप्टर्स की थियरी हो, आपके कुछ जो चैप्टर्स के क्वेश्चंस हो, सब कुछ कवर हो जाएगा। सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, क्योंकि हर दिन मैं कुछ ना कुछ ऐसा लेके आती हूँ आपके लिए जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल है। प्लस एक और चीज़ आपको ये करनी है कि आप अपने दोस्तों के लिए भी इस कोर्स को लेके जाओ, उनको दो और उन्हें समझाओ ज़रा कि वाई दिस क्रैश कोर्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू। ठीक है, सो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इंट्रोडक्शन में, क्योंकि बहुत आज खूबसूरत चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। मैं आपको ये बात बता दूँ, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड मेरा पर्सनली फेवरेट चैप्टर है। रीज़न ये है इस चैप्टर का मेरा फेवरेट होने का कि एक तो ये चैप्टर इज फुल ऑफ मार्क्स, दिस चैप्टर इज फुल ऑफ मार्क्स। अगर आपको मेरे कहीं पे भरोसा नहीं है, आप PYQ जाके देखो, हर एक पेपर में हर एक तरीके के क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से बन जाते हैं, वेदर दे आर MCQs, वेदर दे आर असर्शन एंड रीजन, जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है 1 मार्कर्स की। इन 1 मार्कर्स में बच्चे अटकते हैं। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि NCERT लाइन टू लाइन पढ़ी नहीं होती, या कोई ऐसी चीज है जो NCERT की पढ़नी रह गई हो। सो अगर आपको लगता है कि आपको भी डर है कि कहीं एक आधा MCQ हमसे छूट ना जाए, आप क्या कर सकते हो, मेरे इन नोट्स को रेफर कर सकते हो। मैंने अपने आप का कुछ इसमें ऐड करके आपकी NCERT के सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट आपके लिए ला दी है। प्लस आज मैं आपको कंसेप्ट बहुत क्लियर कर दूंगी, प्यूपिल क्या होता है, कॉर्निया क्या होता है, बच्चे जो है बहुत कंफ्यूज रहते हैं। सो आज एक काम करो, मेरे साथ पढ़ लो और अच्छे से इस चैप्टर को समझ लो। और ऑलमोस्ट आई गेस इस चैप्टर का ना ऐसा होता है, इसका फिक्स नहीं होता है कितने मार्क में आता है, बिकॉज इसके जो कंसेप्ट हैं, जो आगे वाले कुछ कंसेप्ट हैं, दैट इज योर पावर ऑफ अकोमोडेशन, इंट्रोडक्शन में जो आप आई के बारे में पढ़ते हो उसके सारे पार्ट्स वगैरह, उसके चांसेस है कि वो 4 मार्कर में आ जाए। ठीक है, 4 मार्कर में आपके टिंडल इफेक्ट और आपका प्रिज्म वाला एक साथ पूछ लिया, ट्विंकलिंग ऑफ लाइट और कुछ और एक साथ पूछ लिया, वैसे टाइप के 4 मार्कर में आते हैं। क्योंकि कंसेप्ट छोटे छोटे हैं तो वो लोग क्या कर सकते हैं, 2 मार्क और 3 मार्क में भी पूछ सकते हैं। और 1 मार्क में इस पर्टिकुलर चैप्टर से एक आधा क्वेश्चन आना फिक्स है। मोस्ट प्रोबेबली वैसे टाइप के क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स और एसर्शन रीजंस पे आपको मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, पूरे पूरे ध्यान के साथ यहाँ बैठना है। और आपको मैं हर बार कहती हूँ नोट्स बनाओ, आगे से आपको नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इस क्रैश कोर्स को मैंने थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज किया है, इसीलिए आज से नो नोट्स मेकिंग। आपको किसी भी चीज़ का कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे आप लोग, मेरे टेलीग्राम पे जाओगे, वहां से जो है नोट्स को डाउनलोड कर लो। मुझे पता है कि बच्चे जो है स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों स्क्रीनशॉट लेने वगैरह में, बट मेरी ऐसी इच्छा है कि ये 20 तारीख के बाद ना मैं आपको हर एक दिन DPP देती जाऊँ, या हर एक दिन कुछ नया लाती जाऊँ आपके लिए। उस बेसिस पे आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना बनता है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम मेरा काव्या भट्ट है, मेरे नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है, एंड वहाँ पे मैं ऑलरेडी 3 चैप्टर्स की PPT सब कुछ दे चुकी हूँ, तो आप जाके वहाँ से ले सकते हो। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट टू अवर चैप्टर। सबसे पहले जिस तरीके से हर बार मैं आपको एक चैप्टर का फ्लो बना के देती हूँ कि क्या पढ़ने वाले हैं हम आज के चैप्टर में, चलो वो देख लेते हैं। सॉरी, इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं आपको इस चैप्टर का। हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है रिफ्रैक्शन इन प्रीवियस चैप्टर। अगर आपने वो पर्टिकुलर सेशन मुझसे नहीं पढ़ा है, सो प्लीज़ जाके पहले उसे पढ़ लेना। बहुत डिटेल में मैंने हर एक चीज़ को समझाया है, और डिटेल इन द सेंस पूरा का पूरा रिफ्रैक्शन वाला हिस्सा सिर्फ 1 घंटे में कंप्लीट कराया है। सो उसे जाके ज़रूर देखना, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। लेट अस लर्न हाउ इट वर्क्स फॉर अवर आइज। आपको अगर मोटा मोटा भी रिफ्रैक्शन के बारे में पता होगा बच्चों, तो आपको ये चीज़ पता होगी कि रिफ्रैक्शन जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट के ट्रैवल करने पे जिस तरीके से वो डायरेक्शन बदलती है उसे हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्यों होता है ऐसा? रेयर टू डेंसर जाने में लाइट की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है, तो वो टूवर्ड नॉर्मल चली जाती है। डेंसर टू रेयर जाने में उसकी स्पीड जो है बढ़ जाती है, इसलिए अवे फ्रॉम दी नॉर्मल चली जाती है। सो मैम ये सब तो मुझे पता है, लेकिन ये जो चीज़ है ये मेरे आई के कॉन्टेक्स्ट में कैसे काम करेगी? लेट्स डिकोड इट। जो आपकी ह्यूमन आई होती है ना, उसमें होता है स्ट्रक्चर ऑफ लेंस। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है लेंस से। स्ट्रक्चर इज सिमिलर।
SIMILAR, सिमिलर टू लेंस। कमेंट सेक्शन में बताओ अकॉर्डिंग टू यू कौन सा लेंस हो सकता है हमारी आंखों में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ। ओके, ये वर्क करती है लेंस की तरह, गैदर करती है लाइट को ताकि हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाए। चलो, व्हाट फंक्शन ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, ये क्या है, ये सेम क्वेश्चन जो मैंने अभी आपसे पूछे वो सेम की सेम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ ऑप्टिकल फिनोमिनन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग आंखों के स्ट्रक्चर को समझेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ आईज, फिर हम लोग पढ़ेंगे पावर ऑफ अकोमोडेशन को, ठीक है, किस तरीके से फोकल लेंथ हम बढ़ा या घटा सकते हैं आंखों की। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में, उसके स्ट्रक्चर और फिर उसके डिस्पर्जन वाली प्रॉपर्टी को। फिर हम लोग कुछ नेचुरल फिनोमिनन देखेंगे जैसे कि रेनबो फॉर्मेशन, फिर आपका क्यों आपका जो स्काई है वो ब्लू कलर का होता है, क्यों सनराइज और सनसेट जो है वो अर्ली 2 मिनट्स या डिलेड 2 मिनट्स होता है, या फिर क्यों सनसेट के वक्त या सनराइज के वक्त जो आपका एटमॉस्फेयर है वो रेड कलर का हो जाता है। ये सब कुछ पढ़ेंगे और यही चीजें मैंने आपको यहाँ पे लिख के दी है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। एक टिंडल इफेक्ट भी आपको पढ़नी है। ओके, एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझाऊंगी। आपको क्या करना है, पूरे फोकस के साथ अपनी महबूबा को ताड़ना छोड़ दो, और अगर आप लड़की हो तो अपने महबूब को ताड़ना छोड़ दो, मोबाइल से ध्यान हटाओ, आपके तुरंत जो जितने भी नोटिफिकेशन है अभी के अभी बंद करो, और सारा का सारा ध्यान यहाँ रखो और पढ़ाई करो बस। यू डोंट हैव इनफ टाइम टू वेस्ट नाउ। ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर पर आते हैं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी आस्क्ड इन 4 मार्क्स, ठीक है। चलो देखते हैं। ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव ऑर्गन्स। वैल्यूएबल तो है ही, क्यों वैल्यूएबल है मैम, क्योंकि इसके बिना ना मैं ग्लिम्सेस को देख ही नहीं पाती। मेरी दुनिया में कितने ग्लिम्सेस चल रहे हैं आसपास, इतनी खूबसूरती मैं आंखों के बिना नहीं देख पाती। और आपके एनसीईआरटी में एक और पैराग्राफ था जिसे मैंने नहीं लिया इस नोट्स में, एंड उसका मतलब ऐसा है कि ऐसा जो इंपॉर्टेंट नहीं था तो मैंने नहीं लिया। उसमें बस ऐसा कह रही कि आपके और भी सेंसेस होते हैं, आपके हैंड्स है, नोज है, ये सब होता है, बट हैंड्स नहीं, मतलब स्किन है, नोज है, आपके जितने 5 सेंसेस हैं इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन आंखें ज्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज विदाउट देम यू वॉन्ट बी एबल टू सी ग्लिम्सेस अराउंड यू। तो ये एक पैराग्राफ था जो मैंने बता दिया, लाया नहीं है नोट्स में, ठीक है। इट enables us to see wonderful world and the colors around us. The human eye is like a camera. जिस तरीके से आप कैमरा में खींचते हो ना फोटो, आपकी आई भी बिल्कुल उसी तरीके से कैमरा की तरह वर्क करती है। वैसे इस तरीके से आप कैमरा की तरह पिक्चर्स ले सकते हो। The lens system forms an image on the light sensitive screen that is known as retina. रेटिना की मैं कुछ चीजें हाईलाइट कर रही हूँ बच्चों, उसकी आपको याद रखनी है थोड़ा सा आप याद रखोगे इन सब की डेफिनेशंस। मैं आपको समझा तो दूंगी ही कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, सब कुछ समझा दूंगी, लेकिन अभी के लिए जितनी भी डेफिनेशंस मैं दिखा रही हूँ उसे आप देख लो एक बार। फिर हम लोग जब स्ट्रक्चर पे जाएंगे ना, उसके मैं आपको जब पिक्चर दिखाऊंगी तब मैं आपको हर एक चीज क्लियर करती जाऊंगी। द लाइट एंटर्स आई थ्रू थिन मेम्ब्रेन नोन एज कॉर्निया। ये सारी की सारी डेफिनेशंस को है आपको लर्न करना है। लर्न ऑल डेफिनेशंस, ठीक है, लर्न करना है बाय हार्ट। इट फॉर्म्स ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द सरफेस ऑफ आई बॉल। जितने जितने नए नए टर्म्स आ रहे हैं मैंने सबको हाईलाइट किया है सो दैट यू कैन रिमेंबर दैट them. The eyeball is approximately spherical in shape and its diameter is about 2.3 centimeter. This can be question of MCQ. आपसे पूछ लिया बताओ डायामीटर क्या होता है आपके आईबॉल का, तो वो आप वहां से वैसे बता सकते हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज एंटरिंग द आई एट आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया। आपका जो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन है वो कॉर्निया के बाहर ही हो जाता है। मैं आपको अभी स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, फंक्शनिंग भी हर चीज का भी दिखाऊंगी। अभी के लिए डेफिनेशंस मेरे साथ पढ़ लो। द क्रिस्टलाइन लेंस merely provides the finer adjustments of focal length required to focus objects at different distances on the retina. ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, सॉरी एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था बट मैंने कट कर दिया। ओके, फिर एक स्ट्रक्चर होता है आपके पास आइरिस, जो कि कॉर्निया के पीछे होता है। आइरिस क्या है, एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम है। क्या करता है, वो कंट्रोल करता है द साइज ऑफ प्यूपल। प्यूपल क्या होता है ये भी मैं बता देती हूँ। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि जो आपकी ये जो ब्लैक कलर की जो है ना वही प्यूपल है, बट वो ऐसा नहीं होता। वो कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ अभी। प्यूपल रेगुलेट्स कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। द आई लेंस forms an inverted real image of an object at retina. सब कुछ समझाऊंगी, बस पेशेंस रखो।
रेटिना एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है जिसमें एनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स है, ठीक है। लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड अपॉन, ठीक है। यहाँ से इतना पढ़ने से पहले ये पहले समझ लो स्ट्रक्चर ऑफ आई। देखो बच्चों, सबसे पहले एक डार्क कलर ले लेते हैं। कलरफुल नोट्स ऑलवेज वर्क्स, एटलीस्ट फॉर मी, ठीक है। सबसे पहले ये देखो आइरिस यहां पे है, और ये जो आपको छेद दिख रहा है ना बच्चों, ये जो छेद दिख रहा है ये आपका प्यूपिल है। आपकी आंखों के ऊपर ये जो बल्ज जो एरिया है ये कॉर्निया है। मैं अभी क्या करूंगी ना, मैं पूरा ही सब कुछ कलर कर दूंगी। इससे बेहतर है कि आप लोग देख लो इमेज को अच्छे से। ये जो रेड कलर से मैंने दिखाया है ये कॉर्निया है, ये आपको जो पर्पल कलर से दिखाया है वो आइरिस है, और ये जो बीच में ये जो छेद है वो छेद आपका क्या है, प्यूपिल। ये जो है आपका लेंस है, ये आपको ऐसे दिख रहा है। कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा लेंस है। ये आपका लेंस है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां से लाइट एंटर करेगी तो ये जो प्यूपिल है मेरा, यही डिसाइड करेगा ना कि मेरे इस लेंस तक कितनी लाइट पहुंचेगी और कितनी नहीं पहुंचेगी। और ध्यान से देखो ये आइरिस है। आइरिस क्या करता है, प्यूपिल की साइज को है वो डिफाइन करता है, ठीक है। प्यूपिल कितना खुलना चाहिए या कितना बंद होना चाहिए ये आइरिस डिसाइड करता है। कैसे करता है कि जब बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट आ गई ना, आपको पता है हमारी आंखें ऐसी हो जाती है ऐसे, ठीक है। तो वैसा आइरिस के कारण होता है। जब बहुत ब्राइट लाइट अचानक से हमारी आंखों पे पड़ती है तो इट कैन डैमेज अवर आइज। तो क्या करता है आइरिस जो है हमारा प्यूपिल को थोड़ा सा छोटा कर देता है। प्यूपिल छोटा होने से क्या होगा कि वो लाइट जो है डायरेक्टली मेरे लेंस पे नहीं आ पाएगी, उससे क्या होगा, मेरी आंखें जो है बची रहेगी। वैसे ही जैसे हम लोग डार्क रूम में जाते हैं या थोड़ी सी डिम लाइट अगर कहीं पे हो वहां पे जाते हैं तो क्या होता है, हमारी जो आइरिस है वो पीछे चली जाती है, प्यूपिल बड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि अंधेरे में ज्यादा लाइट गैदर करनी होती है मेरे आंखों को इमेज बनाने के लिए, दैट्स वाई, ठीक है। सो दिस इज इट। सीलियरी मसल्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन में। अभी के लिए मैंने आपको ये 3 चीज समझाई है, आइरिस, कॉर्निया, लेंस और प्यूपिल। 4 चीजें मैंने आपको समझा दी। सो लेट्स जस्ट रब देम। क्यों रब कर रही हूं मैं? क्योंकि हम आगे अभी इसकी भी बात करने वाले हैं, सीलियरी मसल्स की। थोड़ा सा और आप चाहो तो मैं इसे बड़ा कर देती हूँ। हम लोग हर एक चीज जो कि लिखी हुई है सबका मीनिंग समझते जाएंगे। एक और चीज के बारे में समझ लो, ये है रेटिना। ये ना मेरी स्क्रीन होती है। आपने जिस तरीके से लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना बच्चों कि एक कैंडल लाइट की इमेज होती है, फिर वो एक स्क्रीन पे बनती है, तो वो जो स्क्रीन है ना वो मेरी रेटिना है। अब क्या होता है कि ये जिस भी तरीके का लेंस है, जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओगे, ये लेंस क्या करता है कि लाइट को गैदर करके एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ये लेंस बनाता है। अब जब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है तो मैम मुझे वो इमेज जो है वो उल्टी क्यों नहीं दिखती? क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना बच्चों, यहाँ पे आपके ऑप्टिक नर्व्स होते हैं। क्या आपको याद है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आप पढ़ा करते थे रिफ्लेक्स एक्शन को, जहाँ पे क्या होता था कि मान लो ये मेरी स्किन है, ये मेरे सेंसेस हैं, ठीक है। यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन्स जाके मेरे ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड को बताते थे कि कुछ तो हो रहा है एक्टिविटी वहाँ पे। सिमिलरली आंखों के पास भी कुछ सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, ये जाते हैं आपके ब्रेन के पास, और वहां पे आपकी ब्रेन जो है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज को सीधी इमेज बना देती है। और ये सब आपको दिखता है, मतलब मैं सीधी हूं तो सीधी दिख रही हूँ, मैं उल्टी नहीं दिख रही आपको। ऐसा नहीं है कि मेरे बाल नीचे लटक रहे हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। आई एम लुकिंग स्ट्रेट टू यू। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग ने उसको सीधा सा बना दिया। कौन करता है ये फंक्शन? दिमाग करता है। और ये जो चीजें हैं ये ऑप्टिक नर्व से दिमाग तक पहुंच जाती हैं। सो आइरिस के बारे में पढ़ लिया, कॉर्निया के बारे में पढ़ लिया। कॉर्निया जो है ये बल्ज्ड पार्ट होता है मेरे आंखों के सामने। ये क्या करता है, इससे पहले ही मैक्सिमम रिफ्रैक्शन हो जाया करता है। और कॉर्निया जो है उसके अंदर जो है ये इस तरीके का फ्लूइड होता है। ये एक्वस ह्यूमर ना एक तरीके का फ्लूइड है बच्चों। ये हेल्प करता है, हेल्प इन रिफ्रैक्शन। बस इतना ही याद रखो, इतना ही आपको याद करने की जरूरत है। आपको विट्रस ह्यूमर भी एक तरीके का लिक्विड है, ये भी आपको दे रखा है एनसीईआरटी में, ये करके जाओ, ये करने की जरूरत नहीं है। ये डिस्क बस ऐसा याद रखो, डिस्क क्या है ना कि यहां से देखो इतना पोर्शन मेरे आई का है और ये वाला जो पोर्शन है ना वो मेरे नर्व का है। तो ये जो डिस्क है ये आंखों के अंदर जो जगह होती है जहां से नर्व्स पास करती है उसे हम लोग डिस्क कहते हैं। इसका फंक्शन आपको नहीं दे रखा है, याद नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। फोबिया आपको याद नहीं करना है। रेटिना के अंदर बस इतना ही याद करना था कि रेटिना जो है
वो एक तो स्क्रीन का काम करता है, दूसरा ये कि रेटिना के पास जो है थोड़े से सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो आपके कलर में कलर क्या है ये देखने में हेल्प करते हैं। ऐसा करते हैं, इस पिक्चर को ना थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं। मैं आपको और एक बात ये समझाऊंगी, ठीक है, एक सेकेंड। मैं आपको और एक बार ये चीजें समझाना चाहती हूँ, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और हम लोग कुछ पढ़ के आते हैं और उसके बाद मैं आपको लास्ट में ये चीज समझा दूंगी। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? ताकि आपको ये चीज रिमेंबर हो जाए एक ही बार में, सिंस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ चीजों को हम लोग इमेज 1 में डिफाइन करेंगे, बाकी की जो चीजें बचेंगी उसे इमेज 2 में डिफाइन करेंगे। The light sensitive cells get activated on illumination on general electric signals. ठीक है, these signals are sent to brain via optic nerves. ये मैंने आपको बता दिया। The brain interprets signal and finally processes the information so that we perceive objects as they are. वो जिस तरीके से हैं वैसे ही दिखते हैं, वो हमारा दिमाग कराता है। And all of this happens in less than 1 second. तुरंत ही तो देख के आप मुझे सीधे दिखोगे ना, मेरी ब्रेन को प्रोसेस करने में टाइम नहीं लग रहा है ज्यादा। इवन इट इज नॉट टेकिंग अ सिंगल सेकेंड का भी फर्क होता है ना, तो आप मुझे उल्टे दिखते या मैं आपको उल्टी दिखती, बट ऐसा नहीं है। माई ब्रेन इज वर्किंग रियली फास्ट। प्यूपिल ऑफ आई एक्ट्स लाइक वेरिएबल अपर्चर हुज साइज कैन बी वेरिड विद द हेल्प ऑफ आइरिस। ये भी मैंने आपको समझा दिया, एक और बार समझाऊंगी, डोंट वरी अगर नहीं समझ आया। व्हेन द लाइट इज वेरी ब्राइट द आइरिस कॉन्ट्रैक्ट्स द प्यूपिल एंड अलाउ लेस लाइट टू एंटर इट। मैंने ये आपको समझा दिया, ठीक है। और क्या है, हाउएवर डिम लाइट में जब हम लोग होते हैं तो आइरिस जो है पीछे चली जाती है, यानी कि एक्सपैंड हो जाती है, जिससे मेरा प्यूपिल जो है वो खुल जाता है अच्छी तरीके से। आई जस्ट होप कि इतना पार्ट जो है वो क्लियर हो चुका है, ठीक है। सो आगे बढ़े, एक बार पावर ऑफ अकोमोडेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। पावर ऑफ अकोमोडेशन के बाद हम लोग वापस इस इमेज पे आएंगे और हर चीज को वापस एक बार देख लेंगे, ठीक है। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है बच्चों कि आपकी जो फोकल लेंथ है ना, उसे आपका जो लेंस है यानी कि जो आई लेंस है उसे वो डिटरमाइन कर सकता है अलग अलग सिचुएशंस के बेस पे। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपका जो आई साइट है, मतलब आपको दूर तक देखना है तो आपको फोकल लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, नजदीक का देखना है तो फोकल लेंथ घटानी पड़ेगी। तो ये सब कैसे होता है, क्या होता है, ये मैं आपको समझा देती हूँ। फाइब्रस जेली लाइक सब्सटेंस होता है आपकी आई लेंस में। द कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय सिलियरी मसल्स। जिस तरीके से आपका जो आइरिस है वो डिटरमाइन करता था कि प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट होगी या डायलेट होगी, उसी तरीके से आपके सिलियरी मसल्स जो है वो डिटरमाइन करते हैं कि आपकी जो आई लेंस है वो डायलेट होगी या फिर कॉन्ट्रैक्ट होगी। कैसे होता है ये मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ। चेंज इन कर्वेचर ऑफ आई लेंथ can thus change the focal length। आपको पता है कि चेंज इन कर्वेचर हो जाएगा तो रेडियस भी बदल जाएगा और फोकल लेंथ भी बदल जाएगी। अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो बच्चों पुराने चैप्टर का, जहां पे हम ये पढ़ा करते थे कि मेरा r इक्वल्स 2f होता है, तो r आपको ये नहीं दिख रहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है f से, तो अगर कर्वेचर पॉइंट मेरा बढ़ जाएगा तो रेडियस भी बढ़ जाएगा और फोकल लेंथ भी बढ़ जाएगा। तो ये डेफिनेशन है, यही चीज होती है, इसी को पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं कि किस तरीके से हम जो है फोकल लेंथ को कम या ज्यादा कर सकते हैं। हमारा लेंस जो है वो किस तरीके से छोटा या बड़ा हो सकता है सिलियरी मसल्स की हेल्प से। व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स्ड द लेंस बिकम्स थिन। लिख लेते हैं एक बार, मसल्स जो है जब रिलैक्स है तो लेंस जो है वो थिन होता है। अब थिन जब वो होता है तो उसकी जो फोकल लेंथ है वो बढ़ जाती है। This enables us to see distant objects clearly. When you're looking objects closer to eyes, the ciliary muscles contract. This increases the curvature of lens and the eye lens then becomes thicker. Consequently, जो focal length है वो decrease कर जाती है। चलो इसे मैं एक slide से समझा देती हूँ, ठीक है। ऐसा करते हैं, चलो पहले इस पे इधर आते हैं और इन सारे टर्म्स को एक बार पढ़ लेते हैं। इससे क्या होगा मैम, इससे मैं आसानी से समझ पाऊंगा कि किसका क्या फंक्शन है। मैं आपको पहले से ही बता दूंगी कि क्या आपको याद करना है, क्या आपको याद नहीं करना है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, सारा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। पहला पार्ट है मेरा आइरिस। आइरिस क्या करता है, वो एक डार्क मस्कुलर फ्लैप है एक तो, ठीक है, डार्क मस्कुलर फ्लैप है और वो क्या करता है, रेगुलेट करता है साइज ऑफ प्यूपिल।
ठीक है, ये मेरा आइरिस है। अब बात करते हैं कॉर्निया की। चलो ठीक है, पहले प्यूपिल पढ़ लेते हैं। ये रहा मेरा प्यूपिल। प्यूपिल क्या करता है बच्चों? प्यूपिल जो है आपका वो डिटरमाइन करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आई लेंस। आंखों का ये जो आपका लेंस है उसमें कितनी लाइट जो है वो पड़ेगी, ये प्यूपिल डिसाइड करता है। ठीक है, अब पढ़ो कॉर्निया के बारे में। कॉर्निया क्या होता है? एक आउटर बल्ज्ड पार्ट होता है। ये नहीं लिख रही हूं मैं, आगे लिखा हुआ है ये सब कुछ। क्या करता है ये? ज्यादातर रिफ्रैक्शन जो है कॉर्निया के बाहर ही हो जाता है। ये जो पार्ट है, दिस इज योर कॉर्निया। ये है आपका एक्वेस ह्यूमर। एक्वेस ह्यूमर क्या करता है बच्चों? ये जो है एक लिक्विड मैट्रिक्स टाइप का होता है। ठीक है, लिक्विड मैट्रिक्स टाइप का होता है जो हेल्प करता है रिफ्रैक्शन में, हेल्प इन रिफ्रैक्शन। सीलियरी के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ये एक तरीके का लिक्विड मैट्रिक्स होता है ये भी। ठीक है, विट्रस ह्यूमर भी एक तरीके का लिक्विड मैट्रिक्स होता है। फोविया याद करने की जरूरत नहीं है। डिस्क क्या होता है? वो हिस्सा जहां से आपकी जो नर्व्स है वो आपकी आंखों में एंटर करती है। ये क्या है? आपकी ऑप्टिकल नर्व्स है, वो नर्व जो सिग्नल पहुंचाती है ब्रेन, यानी कि ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाती है। ये क्या है? रेटिना। ये है आपकी स्क्रीन जिसपे इमेज डिस्प्ले होती है। और कैसी इमेज बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। आई होप सो दिस इज क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं सीलियरी मसल्स की या फिर सीलियरी फाइबर्स की। सीलियरी फाइबर्स क्या करते हैं? ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा और डार्क कलर ले लूं अगर आप चाहो तो। डार्केस्ट कलर कैन बी ब्लैक। यहाँ पे ये देखो, और ये मेरा लेंस है। अब ध्यान से बच्चों इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना जो मैं अभी बोलने वाली हूं। क्या बोल रही हूं मैं आपसे? मैम बोलो तो सही, फ्री तो पता चलेगा। यहाँ पे देखो सीलियरी मसल्स जब रिलैक्स होंगे बच्चों तो आपका जो लेंस है वो कैसा रहेगा? खिंचा हुआ रहेगा। ये देखो, ये अपने रिलैक्स स्टेट में है, इस तरीके से खिंचे हुए रहते हैं मसल्स। अगर ये रिलैक्स है तो आपका जो लेंस है वो थिनर रहेगा। जब लेंस जो है वो थिनर होता है ना, तब वो क्या करता है? लाइट को, यानी कि लाइट को दूर से वो देख सकता है। कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ऐसा लिख सकती हूँ, कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट दूर होता है बच्चों तो आपका ये जो सीलियरी मसल से खिंच जाते हैं और एक लेंस जो है वो पतला हो जाता है। पतला लेंस होने की वजह से उसकी जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और इसका ही उल्टा होता है तब जब सीलियरी मसल जो है आपके वो क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सीलियरी मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो अगर आप जैसे आपने बलून पकड़ा और उसको ऐसे पिचका रहे हो, बिल्कुल उसी तरीके से क्या होगा? वेट, हाँ, सीलियरी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करने का क्या मतलब होता है? ये देखो, यहां से ऐसे आएगा और ये यहां से ऐसे आएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा कि आपका जो लेंस है वो थिक हो जाएगा, यानी कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा। थिक लेंस जैसे ही होगा उसकी जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी। दिस इज एज सिंपल एज दैट। ये कब होता है? जब मुझे नियर कोई ऑब्जेक्ट व्यू करना होता है। ये जो है ये फार ऑब्जेक्ट के लिए होता है, फॉर फार ऑब्जेक्ट। और ये जो होता है नियर ऑब्जेक्ट के लिए होता है। आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू। ये इतना ही सिंपल है। आपको बस बेसिकली सीलियरी मसल्स को है जो वो आपको सही तरीके से समझना पड़ेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट कब होंगे और रिलैक्स कब होंगे। यही चीजें हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप रीड कर सकते हो। ओके। एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज नोन एज अकोमोडेशन। जैसी जरूरत के हिसाब से फोकल लेंथ बढ़ती या घटती है उसे पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। फोकल लेंथ आप एक हद तक कम कर सकते हो, ठीक है, उसकी एक मिनिमम लिमिट होती है, दैट इज 25 सेंटीमीटर।
द इमेज बीइंग ब्लर्ड व्हेन वी फील स्ट्रेन टू अवर आइज। आप काम करो, कुछ भी ऑब्जेक्ट ले लो, कोई भी जो भी चीज़ आपके हाथ में, फ़ोन को मत लेना, बस किसी एक ऑब्जेक्ट को ले लो और नज़दीक लाते जाओ लाते जाओ लाते जाओ। एक हद के बाद आप जो है, आपकी जो इमेज है वो ब्लर बनेगी और आपकी आंखों को स्ट्रेन आएगा। यू विल नोटिस दैट वो आपके 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आपका ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे अगर ऑब्जेक्ट नज़दीक आता है तो आपको जो है इमेज ब्लर दिखने लगेगी। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इसे पढ़ लेना। यंग एडल्ट की अगर मैं बात करूँ ना, जिनका नॉर्मल विजन हो, यानी कि हम जैसे यंग लोग, नियर पॉइंट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। अगर मैं रेंज की बात करूँ ना, तो आपको पता है कि आप दूर दूर तक की चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, आप एक ट्रैफिक सिग्नल में खड़े हो, आप सामने वाले ट्रैफिक सिग्नल को देख सकते हो, बाहर दूर दूर जो बिल्डिंग्स है वगैरह उसको देख सकते हो, आप नेचर में एक बहुत लंबा झाड़ है उसकी चोटी तक को देख सकते हो। तो इसका मतलब आपकी रेंज जो है 25 सेंटीमीटर मिनिमम से लेके इन्फिनिटी, दैट इज मैक्सिमम तक जाती है। दिस इज योर मिनिमम रेंज टू मैक्सिमम रेंज। आपका जो विजन है वो 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक होता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि क्यों और किस तरीके से जो है आप जो है कुछ बच्चे या फिर कुछ यंग लोग नहीं देख पाते नज़दीक या दूर की चीज़ें, वो हम लोग देखेंगे आगे वाले कंसेप्ट में। अभी ये पढ़ो। क्रिस्टलाइन लेंस जो है पीपल का, जो ओल्ड एज में हो जाते हैं, उनका जो मिल्की टाइप का हो जाता है, जिसे हम कैटरैक्ट कहते हैं। गुजराती में इसी कैटरैक्ट को ना मोतिया कहते हैं, अगर आपको याद हो तो। कुछ आपने सुना होगा मोतिया का वो करवाना है, ऑपरेशन कराना है। उसमें क्या होता है ना कि वो जो आपका बल्ज है कॉर्निया, उसे हटा देते हैं और वहां से लेजर लाइट डालते हैं आंखों में, अगर मैं लेजर ट्रीटमेंट की बात करूँ तो, जिससे कि ये जो मिल्की सब्सटेंस है वो हट जाता है और फिर उस बल्ज को वापस बंद कर दिया जाता है। बट दिस इज अ टेम्पररी ट्रीटमेंट। ये पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन बन सकता है, डिपेंड्स अपॉन हाउ मच डैमेज हुआ है आंखों में। ये पॉसिबल है रिस्टोर विजन करना थ्रू कैटरैक्ट सर्जरी। अब ध्यान से ये सोच के देखो कि हमारे पास दो आंखें क्यों हैं, एक आंखें क्यों नहीं है। तो उसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन तो ये है बच्चों, दो आंखें होने का, कि ये हमारा फील्ड ऑफ व्यू जो है बढ़ा देता है। एक काम करो मेरे साथ, अपनी लेफ्ट आंखों पे अपना हाथ रखो, आलस मत करो, जो मैं कहती हूँ वो करो। अपनी लेफ्ट आंख पे अपना हाथ रखो, राइट आंख से देखो, एकदम यहाँ से, एकदम राइट साइड से टॉप मोस्ट आप जहां तक देख सकते हो वहां से ऐसे घुमा 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 के इस तरफ से आप एकदम लेफ्ट साइड लेके जाओ। सिमिलरली डू इट विथ योर राइट, मतलब लेफ्ट आई। यहाँ से लेकर लेफ्ट मोस्ट साइड से लेके अब राइट मोस्ट साइड तक देखो, आप कहाँ तक देख सकते हो। यू विल रियलाइज कि एक पर्टिकुलर एंगल के बाद आप राइट साइड नहीं देख पा रहे हो जब आपकी राइट आंख बंद है तो। एंड सिमिलरली एक पर्टिकुलर एंगल के बाद आप लेफ्ट साइड नहीं देख पा रहे हो आपकी लेफ्ट साइड बंद होने पे। ऐसा इसीलिए होता है बच्चों क्योंकि आपकी एक आंख जो है वो 150 डिग्री तक का ही एंगल कवर कर पाती है। जब दोनों आंखें होती है तो पूरा आप 180 डिग्री देख सकते हो। ठीक है, सो क्या क्या एडवांटेजेस है बड़े मतलब दो आंखें होने का। सबसे पहले तो वाइडर फील्ड व्यू मिलता है, पूरा मैं 180 डिग्री हॉरिजॉन्टल वे में कवर कर सकती हूँ। एक आंख 150 डिग्री तक देखती है, दोनों आंखें मिलके 180 डिग्री दिखाती है। दो डिटेक्टर्स एक डिटेक्टर से होने से बेहतर है। कुछ एनिमल्स में जो है आंखें साइड में होती हैं, साइड में होने से उन्हें वाइडर फील्ड का व्यू मिलता है। ज्यादातर ये प्रे में होता है ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके खुद को प्रेडेटर्स से। ठीक है, बट अवर टू आईज आर पोजिशन्ड इन फ्रंट ऑफ अवर हेड्स। दूसरी बात ये भी है बच्चों कि जब आप एक आंख से कोई भी चीज देखते हो तो वो सिर्फ 2 डिमेंशनल होती है, बट जब दोनों आंखों से कोई चीज देखते हो तो आप 3 डिमेंशनली भी उसे देख पाते हो। एक और रीजन अच्छा ये भी है कि क्योंकि आप देखो दोनों जो हमारी आंखें हैं वो अलग अलग एंगल पे चीजें बनाती है। आप ऐसे पकड़ो, टेक अ पेन इन फ्रंट ऑफ यू, अपनी राइट आंख बंद करो और देखो उसकी पोजीशन। सेम आपके हाथ को हिलाए बिना लेफ्ट आंख बंद करके देखो और अब देखो उसकी पोजीशन। यू विल सी कि थोड़ा बहुत ना आपके एंगल में फर्क आया है। दिस इज वॉट हैपन्स जहाँ पे आपकी जो ऑप्टिकल नर्व्स है और ब्रेन का काम आता है। आपका ब्रेन क्या करता है, दोनों आंखों की अलग अलग बनी इमेजेस को मिला के आपको एक इमेज दिखाता है। सो दिस इज द पावर ऑफ योर ब्रेन बेसिकली। कुछ सेंटीमीटर तक सेपरेटेड होती है, तो ये मैंने जो अभी बताया वो सेम चीज लिखी हुई है, जस्ट इसको पढ़ लेना। डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड उसका करेक्टनेस। सो दो तरह की डिफेक्ट्स होती है, या तो आप दूर का नहीं देख सकते या तो पास का नहीं देख सकते। जब दूर का नहीं देख सकते तो वो मायोपिया कहा जाता है, और जब पास का नहीं देख सकते उसे हम लोग हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ठीक है, लेट्स सी। आई जो होती है वो ग्रेजुअली लूज कर देती है पावर ऑफ अकोमोडेशन को, यानी कि आपकी फोकल लेंथ एडजस्ट करने की एबिलिटी को। उस कंडीशन में पर्सन को जो है वो ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंटली या फिर कंफर्टेबली वो देख नहीं पाता। द विजन बिकम्स ब्लर्ड ड्यू टू रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ द आई। मायोपिया होती है नियर साइटेडनेस। क्यों नियर साइटेडनेस बोलते हैं बच्चों, क्योंकि आप नियर की चीजें देख सकते हो, दूर की नहीं दिखती।
हाइपरमेट्रोपिया यानी कि फार साइटेडनेस होती है बच्चों, आप दूर का देख सकते हो, नजदीक का नहीं। इन दोनों को मिला के आपकी प्रेसबायोपिया होती है, जिसमें ना तो आपको नियर का दिखता है ना तो आपको दूर का दिखता है। वो कहते हैं ना वो कुछ लोग के हर जगह फ्यूचर में भी अंधेरा दिख रहा है, बिल्कुल वो वाली ये बात है। अपने फ्यूचर को अंधेरे से बचाने के लिए ज़रा सा मेरे इस चैलेंज को फॉलो कर लो बच्चों, और हर दिन क्लास अटेंड किया करो। हर दिन जो है लेक्चर के नोट्स को डाउनलोड कर लिया करो टेलीग्राम चैनल से। पूरा का पूरा कोर्स जब फ्री में मिलता है तो ये आपकी एक तरीके से हैबिट बन जानी चाहिए रोज रोज लेक्चर अटेंड करने की प्लस उसे समझने की। ओके, मायोपिया को नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है, नजदीक का दिखता है दूर का नहीं दिखता। एक पर्सन होता है जिसे मायोपिया होता है, वो नियरली सारी ऑब्जेक्ट को देख सकता है लेकिन उसे दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो नहीं दिखते। अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी। ठीक है, सच पर्सन मे सी क्लियरली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर्स। वो जो है हमारी जो रेंज होती है ना 25 से लेके इन्फिनिटी तक, तो इन्फिनिटी में वो थोड़ा आगे ही उतना देख सकता है, उसे ज्यादा दूर की चीजें नहीं दिखती है। मायोपिक आई में जो इमेज है वो रेटिना के आगे बनती है। रेटिना के ऊपर जब इमेज बनती है ना तभी वो आपका ब्रेन कैलकुलेट कर सकता है, लेकिन अगर रेटिना के आगे बनती है तो उसे कैलकुलेट नहीं कर सकता। क्या कॉज हो सकते हैं? एक तो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आईज, कर्वेचर जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये प्रॉब्लम आती है, और एलोंगेशन ऑफ आई बॉल्स। ठीक है, इसका करेक्शन क्या है? आप कनकेव लेंस को यूज करो और जो इमेज है उसे रेटिना पर बनाओ। सो ये आपकी मायोपिक आई है। यहाँ पे देखो ये इमेज यहाँ पे बन रही है। आपको अब तक इतना तो पता ही होगा कि जब रेस जहाँ पे मिलती है वहां पे इमेज बनती है। ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए था, ये ऐसा है, और उसे ऐसा वापस बनाने के लिए हमने कनकेव लेंस का यूज किया। कमेंट सेक्शन में बताओ कि कनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग होता है या फिर कन्वर्जिंग। हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग फार साइटेडनेस भी कहते हैं, यानी कि दूर का दिखना और नजदीक का ना दिख पाना। पर्सन जिसे हाइपरमेट्रोपिया होता है वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट देख सकता है लेकिन उसे नजदीक की चीजें नहीं दिखती है। ठीक है, सो इसका जो नियर पॉइंट होता है इस इंसान का वो 25 सेंटीमीटर से थोड़ा और ज्यादा आगे चला जाता है। अगर मतलब मान लो 25 सेंटीमीटर एकदम मिनिमम है तो इसको 40-50 सेंटीमीटर पे दिखना ब्लर हो जाएगा, इसको नजदीक का जो है आसानी से दिखेगा। Such person has to keep reading material beyond 25 centimeter of their eyes to for comfortable reading. This is because light rays from close by object are focused at a point behind the retina. मायोपिया में सामने बनती है रेटिना के, यहाँ पे रेटिना के पीछे बनती है। ठीक है, तो रेटिना के सामने लाने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। फोकल लेंथ ऑफ आईबॉल जो है वो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, और क्या हुआ है कि आईबॉल जो है वो बहुत ज्यादा छोटा हो गया है। ये दोनों ही केस में आपको ये हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है सूटेबल पावर का इसे ठीक करने के लिए। ये देखो, ये है एक नॉर्मल विजन, ये होता है आपका हाइपरमेट्रो में, ये हाइपरमेट्रोपिक आई है, और ये जो है करेक्शन है। ओ, ये लिखा हुआ था क्या नीचे? ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने देखा ही नहीं। ऐसा होना चाहिए था, ऐसा है, और इसको करेक्ट करने के लिए हमने ऐसा किया। दैट्स इट। प्रेसबायोपिया में क्या होता है? पावर ऑफ अकोमोडेशन जो है आइस की वो यूजुअली डिक्रीज हो जाती है एजिंग के कारण। इसको हम लोग बैताला कहते हैं, पता है गुजराती में। बैताला यानी कि एक पर्टिकुलर एज के आने के बाद आपकी जो आइज है वो कमजोर हो जाती है। आइस कमजोर होने का मतलब ये होता है कि सीलियरी मसल्स जो है वो कमजोर हो गए हैं, आपकी जो पावर ऑफ अकोमोडेशन होती है उनकी कि फोकल लेंथ बढ़ाने की या घटाने की वो कम हो चुकी है। ज्यादातर लोगों के लिए नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे। ठीक है, they find difficult to see nearby objects comfortably and distant without corrective eye lenses. आपने देखा होगा जो बूढ़े लोग हैं चश्मा पहन के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। This defect is known as presbyopia. It arises due to gradual weakening of ciliary muscles, जो अभी बताया, diminishing flexibility of eye lens, समटाइम्स क्या होता है कि कुछ लोग जो है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया से एक साथ सफर करते हैं। उनको दूर का भी नहीं दिखता, उनको नजदीक का भी नहीं दिखता, उनका फ्यूचर पूरा अंधेरे में है। ठीक है, सच पीपल ऑफन रिक्वायर बाईफोकल लेंसेस। बाईफोकल लेंसेस यानी कि कनकेव और कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं वो एक साथ होते हैं, या तो वो ऐसे हो सकता है या फिर वो ऐसे हो सकता है। बेसिकली मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस को वो लोग एक साथ यूज करते हैं। ठीक है, और उनके कॉम्बिनेशन से एक उनके लिए चश्मा या लेंस बनता है। कॉमन टाइप ऑफ बाईफोकल लेंसेज कंसिस्ट ऑफ बोथ कनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा लेंस बना दो अपनी टेक्स्ट बुक में, इस तरीके से, यहाँ पे कॉन्वेक्स हो गया, यहाँ पे कनकेव हो गया।
ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन जिसको जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे बनाते हैं। अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ कनकेव लेंस, ठीक है, इट फैसिलिटेट्स डिस्टेंट विजन। द लोअर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, इट्स फैसिलिटेट नियर विजन। मैं ये हटा ही देती हूँ, अभी आपको ये इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके का यूज होता है। आपको जो एनसीईआरटी बोलती है ये लाइन आप याद करके चले जाना बस। दीज डेज इट इज पॉसिबल टू करेक्ट रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स विद कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड थ्रू सर्जिकल इंटरवेंशंस। चलो अब पढ़ते हैं ग्लास प्रिज्म को। कंसिडर अ ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म, इट हैज 2 ट्राइंगुलर बेसेस, 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस, दीज सरफेसेस आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। बस ऐसा पिरामिड जैसा शेप होता है वैसा बोल रहे हैं ये लोग। द एंगल बिटवीन 2 लेटरल फेसेस इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म। डायग्राम ही देख लो। पीई जो है आपकी इंसिडेंट रे है। रेड कलर क्यों लेती हूँ मैं, सिंस रेड कलर इज माय फेवरेट कलर। पीई यानी कि ये जो रे है ये आपकी इंसिडेंट रे है। आर ई इज योर रिफ्रैक्टेड रे। आर ई यहां पे आर है, ई कहाँ है? अच्छा ये पूरी आर है, पता है ये रे पूरी आर है, ठीक है। तो ये पूरी पी है, ये पूरी रे पी है, पीई यहां तक है। तो ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, और एफ एस आपकी एमर्जेंट रे है। थोड़ा सा इधर चेंज कर लो बच्चों, यहाँ पे आर आएगा, यहाँ पे जो है ये एफ आएगा, थोड़ा सा करेक्शन कर लो। ये आपका पी क्यू पीई जो है ये आपकी इंसिडेंट रे है, ई आर जो है आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, और आर एफ जो है आपकी जो ये एफ एस है ये आपकी एमर्जेंट रे है, यहाँ पे आर आएगा। ओके, फिर एफ एस ये मैंने बता दिया। ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो कि यहाँ पे है नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में, ठीक है। एंगल आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि यहाँ पे बनता है, ये भी आपका आर बनता है, उसका आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है। एंगल डी इज एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, और एंगल ई इज एंगल ऑफ एमर्जेंट। चलो एक और बार आसानी से मैं आपको थोड़ा कलर से बता देती हूँ। दिस इज इंसिडेंट रे, पी ई तक, ई आर तक आपका जो है, ई आर तक आपका रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे। आपका एफ एस तक जो है एमर्जेंट रे है, ठीक है। और क्या क्या है बच्चों, और ये है कि ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो कि बनता है इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में। ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो है आपका एंगल ऑफ एमर्जेंट है। यहां से देखो ये रे जो है यहां पर जानी चाहिए थी नॉर्मली, लेकिन प्रिज्म में डिफ्रैक्शन की वजह से वो हट जाती है, सॉरी रिफ्रैक्शन की वजह से उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो ये जो एंगल बनता है डेविएशन का एंगल बनता है, एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन क्या बता, एंगल ऑफ डेविएशन क्या बताता है कि ये लाइट का रेगुलर पाथ क्या था, उसे यहाँ पे जाना चाहिए था, लेकिन वो कितना ज्यादा लाइट जो है अपने पाथ से डेविएट हुई है, दैट इज नोन एज योर एंगल ऑफ डेविएशन। ये उसका रेगुलर पाथ है, फिर उसने जिस तरीके से पाथ बदला है वो उसका डेविएशन हो गया। ये जो है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है। आपकी एक एक्टिविटी से इसे समझाया है, लेकिन मैंने डिटेल में आपको इसी पिक्चर में समझा दिया। देख लो ये ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे हर चीज लिखी हुई है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये जो चीज यहाँ पे हो रही है ना, इसे हम लोग डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों, आपकी जो व्हाइट लाइट है, किसकी, सनलाइट की, वो टूट जाती है उसके स्पेक्ट्रम में। स्पेक्ट्रम क्या होता है, विबग्योर, यानी कि विजिबल रेंज की लाइट। ध्यान से देखो, आपको इसमें इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि एक व्हाइट लाइट गिरी है प्रिज्म पे, ठीक है, और वो किस तरीके से जो है डेविएट होगी, सॉरी डिस्पर्स होगी, ये आपको पूछा जाता है। यहाँ पे आपको जैसे v दिया है ना, यहाँ पे x दे देंगे, यहाँ पे y दे देंगे, आपको बोलेंगे ये बताओ x और y क्या है। आपको बस इतना सा याद रखना है कि ये जो वायोलेट लाइट है ये सबसे ज्यादा डिस्पर्स करती है, वो सबसे ज्यादा नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना ये आपकी एक्चुअल आपकी रेंज होनी चाहिए थी, आपका एक्चुअल पाथ ऐसे होना चाहिए था लाइट का, लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन उसने अपना लाइट जो अपना पाथ है वो बदल दिया है, ठीक है। जो सबसे ज्यादा अपना पाथ बदल रही है वो x यानी कि आपकी v है, आपका वायोलेट कलर है। जो सबसे कम डेविएट हो रही है वो है आपकी रेड लाइट,
ठीक है। सो ये आपको पूछा जाता है, वो क्या करेंगे कि आपको कोई भी दो कलर दे देंगे। मान लो एक ये भी क्वेश्चन पूछ लिया कि एक तो ऑरेंज कलर है और एक तो इंडिगो कलर है, आप ये बताओ कि जब प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास करोगे तो इन दोनों में से ज्यादा डेविएट कौन करेगी और कम डेविएट कौन करेगी? तो ज्यादा डेविएट इंडिगो करेगी और कम डेविएट आपकी ऑरेंज करेगी। आपको बस इतना याद रखना है, विबग्योर नीचे से ऊपर बनता है, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नहीं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म हैज प्रोबेबली स्पिट incident white light into band of colors that is known as your spectrum. The band colored components of a light beam is known as spectrum. लिखा ही है। You might not be able to see all the colors separately, लेकिन फिर भी आपको एक distinct color दिख जाता है। ये जो होता है splitting of light into its components is known as dispersion. This is very very important बच्चों, dispersion of light। ठीक है, व्हाइट लाइट जो है वो डिस्पर्स होती है 7 कलर्स में, दैट इज योर विबग्योर। डिफरेंट कलर्स ऑफ डिफरेंट लाइन बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स विथ रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे एंड दे पास थ्रू प्रिज्म। ये जैसे मैंने आपको बताया इस पर्टिकुलर डायग्राम में कि ये जो है एक्चुअल पाथ है आपकी व्हाइट लाइट का, ये होना चाहिए था, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से सारे जो लाइट है वो टूट चुकी है। तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए ऐड करना चाहती हूँ, वो ये है कि जब अगर मैं विबग्योर की बात करूँ ना, विबग्योर, तो ये जो पार्ट होते हैं ऊपर वाले, ये जो है ये लीस्ट डेविएटेड होते हैं। ठीक है, और ये जो पार्ट होते हैं ये होते हैं मोर डेविएटेड। लीस्ट तो नहीं लिख सकते, लेस लिख दो, लेसर डेविएटेड, और ये मोर डेविएटेड। ऊपर से नीचे जाने पे जो डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन ले लो, वो जो है बढ़ रहा है। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन या फिर डेविएशन है, एक्चुअल पाथ लाइट की जो होनी चाहिए थी उससे लाइट कितना बदली है पाथ में, ऊपर से नीचे जाने पे वो बढ़ती है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फिर और क्या देख सकते हो, वेवलेंथ। आपने वेवलेंथ पढ़ी होगी, अगर आपने नहीं भी पढ़ी तो अभी के लिए ये याद रख लो कि मैक्सिमम वेवलेंथ रेड कलर की होती है आपके पूरे विबग्योर में, और मिनिमम वेवलेंथ वो ब्लू कलर की होती है या फिर आपके वायोलेट कलर की, सॉरी ब्लू नहीं वायोलेट लिखो, क्या स्पेलिंग लिख रही हूं मैं। ये सबसे ज्यादा डिस्पर्स होता है, सॉरी डेविएट होता है, मैक्सिमम डेविएशन ऐसा लिख रही हूं। ठीक है, यहां पे लिख देती हूं डेविएशन, तो इसका जो है मिनिमम है और इसका जो है मैक्सिमम है, ये कंसेप्ट याद रख लो। 10 रेज ऑफ ईच कलर एमर्ज अलोंग डिफरेंट पाथ एंड दस बिकम डिस्टिंक्ट। ये जो बैंड है कलर्स का, वी सी इज नोन एज स्पेक्ट्रम। आइजैक न्यूटन पहली बार था जिन्होंने ग्लास प्रिज्म को ऑब्टेन किया था स्पेक्ट्रम से सनलाइट की। उसने क्या किया था, स्प्लिट किया था कलर्स को स्पेक्ट्रम में, व्हाइट लाइट को एक दूसरा जो है सिमिलर प्रिज्म उन्होंने लाया और फिर देखा कि क्या होगा। उन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म ऐसे था आपका, ठीक है, एक आपका मान लो प्रिज्म ऐसे था, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे इसके बाजू में दूसरा प्रिज्म लाके रख दिया। इससे क्या हुआ कि यहाँ पे मान लो आपकी एमरजेंट, आपकी जो इंसिडेंट रे आई, यहाँ से वो रिफ्रैक्ट हुई, यहाँ से एमरजेंट होने के बाद जैसे यहाँ दूसरे प्रिज्म में पड़ी, ये प्रिज्म 1 ये प्रिज्म 2, तो ये जो स्पेक्ट्रम में टूटा हुआ था ना, ये जाके एक व्हाइट लाइट में गुजर गया। ठीक है, अगर मैं आपको स्टेप्स में बताऊं, ध्यान से समझ लेना। यहां से एक व्हाइट लाइट आई, व्हाट न्यूसेंस, बाहर से कुछ आवाज आ रहा है, यहां पे जो है वो स्पेक्ट्रम में टूटी। अब ये जो स्पेक्ट्रम है आपका, ये जाएगा सेकेंड वाले आपके ये इमेज मतलब प्रिज्म में, और ये जो स्पेक्ट्रम है ये जुड़ के वापस से एक व्हाइट लाइट बाहर दे देगा। तो इसका मतलब ये फिक्स हो चुका था कि एक व्हाइट लाइट जो है 7 ही कलर से बनी होती है। स्पेक्ट्रम पास थ्रू सेकेंड प्रिज्म, ये मैंने बता दिया, ये आप पढ़ लेना। सॉरी, वो क्या होता है ना कि ऐसे बाहर से ऐसे न्यूसेंस आता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। एक और चीज मैं आज आपको समझा देना चाहती हूँ, दैट इज TIR। TIR क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके जो रेनबो फॉर्मेशन है ना उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आओ बच्चों समझते हैं TIR क्या होता है, ध्यान से समझना मेरे साथ।
थोड़ा सा भी अगर आपको ये कंसेप्ट दिमाग में उतर गया ना, तो रेनबो फॉर्मेशन का अगर क्वेश्चन आ गया तो आप उसमें ये मेंशन आपको करना पड़ेगा। मान लो कि ये मेरा यहाँ पे नीचे जो है मेरा डेंसर मीडियम है, डेंसर, और यहाँ पे मेरा रेरर मीडियम है। मान लो अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल है मेरी, ठीक है, यहाँ से डेंसर टू रेरर मैं इंसिडेंट रे को भेज रही हूँ, तो आपको पता है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। दोबारा मैंने एक रे को भेजा किसी एंगल से, वो और दूर चली गई। ये ऐसे सेम लाइन में नहीं होती, मैं सिर्फ समझा रही हूँ आपको। तीसरी बार मैंने एक रे को भेजा जो कि और दूर चली गई। अब एक पॉइंट आएगा कि अब आप अगर कोई इंसिडेंट रे भेजोगे ना तो वो इस पाथ पे आ जाएगी, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री पे आ जाएगी। इस एंगल को जो नॉर्मल के साथ बना इस रे के साथ, जिसके बाद जो लाइट है वो आगे नहीं जा रही है, ठीक है, रेरर मीडियम के बाहर जा ही नहीं रही है। चलो एक और बार अच्छे से समझो, सारा ध्यान यहाँ पे, इधर उधर देखना मत। यहां से मैंने एक रे डाली, डेंसर से रेरर मीडियम, ये गई अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। यहां से मैंने एक रे डाली, वापस से मैंने एक रे डाली, ये वापस से रेरर मीडियम में अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई। अब जब मैंने एक रे डाली एक पर्टिकुलर एंगल पे, तो अब ये रे जो है ये रेरर मीडियम में नहीं जा रही है, ये क्या कर रही है, 90 डिग्री पे मुड़ रही है, 90 डिग्री पे मुड़ रही है। तो इस एंगल को आप बोलते हो क्रिटिकल एंगल। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल एंगल बोलते हो, ठीक है। अब जब आप डालोगे ना, अब जब अगर मान लो कि आपने एक रे को डाला, तो अब ये रे वापस डेंसर मीडियम में वापस आ जाएगी। क्या बोला मैंने, ये रे 1, 2, 3 और 4 है, ठीक है। 1 और 2 के केस में क्या हो रहा था, वो रेरर मीडियम में जा रही थी। थर्ड केस में क्या हुआ कि उसने 90 डिग्री का पाथ फॉलो किया। अब फोर्थ केस ऐसा हो रहा है बच्चों कि वो डेंसर मीडियम में वापस आ रही है। जो रे आप डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में भेज रहे थे ना, अब वो ऐसे एंगल से आपने भेज दिए, क्रिटिकल एंगल के बाद वाले एंगल से, जब वो वापस सेम आपके डायरेक्शन में आ रही है। क्यों मैं समझा रही हूँ ये चीज, अब आपको पता चलेगा। एक नेचुरल स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है स्काई में रेन शावर के बाद, और क्यों रेन के बाद ही होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगी। कॉज जो है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जो कि ड्रॉपलेट्स होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स के कारण जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। रेनबो जो है वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉल होता है सन के। ये भी क्यों है ये आपको डायग्राम से अभी समझाती हूँ। ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ना, ये छोटे छोटे प्रिज्म की तरह काम करते हैं। दे रिफ्रैक्ट द ये मैं आपको आगे बता देती हूँ। चलो दिस हियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है, सारा ध्यान यहाँ पे रखना। एक नया कंसेप्ट बताया था TIR, इंपॉर्टेंट था तभी पढ़ाया था। कहाँ होता है TIR, अभी देखो, यहाँ से आपका सन होगा, सनलाइट की डायरेक्शन में आपका सन होगा, ठीक है। ये वहां से व्हाइट लाइट आई यहाँ पर, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। चलो स्टेप ही लिखा देती हूँ, आप आंसर एग्जाम में वैसे ही लिख लेना। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, आपको अच्छा कंसेप्ट लग रहा है, तो लाइक करो और अपने स्टूडेंट्स को, अपने जो स्टूडेंट्स मित्र हैं सबको शेयर करो, ताकि हर कोई ये अच्छा कंसेप्ट समझ पाए। इस डायरेक्शन में सन होगा, व्हाइट लाइट आएगी वहां से, ये फर्स्ट स्टेप जो यहाँ पे है ये होगा रिफ्रैक्शन। ध्यान से देखो, एयर यहाँ पे है वो एक रेरर मीडियम है, ये पानी है डेंसर मीडियम है, ठीक है। R और D से प्रेजेंट कर देती हूँ ताकि ज्यादा जगह नहीं रोके। ये रेरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। फर्स्ट स्टेप रिफ्रैक्शन हुआ, ध्यान से देखो। अब ये जो है यहाँ पे, ये सेकेंड स्टेप है आपका, यहाँ पे डिस्पर्जन हो रहा है। एक प्रिज्म की तरह आपका जो वाटर ड्रॉपलेट है वो काम कर रहा है, और आपकी जो इंसिडेंट रे है उसे तोड़ रहा है स्पेक्ट्रम में, यहीं पे वो टूटने लग जाती है। अब यहाँ से देखो, यहाँ ये जो थर्ड स्टेप है, आपको नहीं लगता कि ये इधर से यहाँ बाहर चले जाना चाहिए था? क्यों? मैंने आपको बताया था कि डेंसर से रेरर मीडियम भी तो लाइट ट्रैवल कर सकती है ना, तो क्यों यहाँ ये जो थर्ड स्टेप है उसमें लाइट वापस अंदर जा रही है ड्रॉप के? दिस इज ड्यू टू TIR। TIR में क्या होता है प्यारे बच्चों कि ये जो आप एक ऐसे एंगल से ना डेंसर से रेरर मीडियम में इंसिडेंट रे को पहुंचाते हो कि उसके बाद वो रेरर मीडियम में आगे जा ही नहीं पाती और वापस अपने डेंसर मीडियम में चली जाती है। सो यहाँ पे थर्ड स्टेप है आपका TIR, इसीलिए आपको अलग से कंसेप्ट समझाया। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस सेशन। यहाँ पे वापस से देखो, फोर्थ स्टेप में आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है दोबारा, रिफ्रैक्शन। साथ में एक और स्टेप होता है यहाँ पे रिफ्लेक्शन।
यहाँ से जो है पानी वापस इस तरफ चला जाता है, वैसे ये TIR है लेकिन आप उसे रिफ्लेक्शन भी कह सकते हो। देखो ये ना थर्ड फोर्थ स्टेप आपका रिफ्लेक्शन होता है एंड फिर वो अंदर ही चले जाता है। दिस इज योर फिफ्थ स्टेप। ओके, आई होप सो आपको रेनबो फॉर्मेशन समझ आ गया हो। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के बारे में देखते हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट बात रेनबो फॉर्मेशन में आप ऐड कर सकते हो वो ये है कि सनलाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका रेनबो बनता है, और किस तरीके से बनता है ये भी समझ लो। ये देखो रेनबो, ठीक है, दिस इज हाउ रेनबो इज फॉर्म्ड। विबग्योर इस तरीके से बन रहा है। सो ये भी आप समझ लेना। ये बस एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी तो मैंने दिखा दी। मुझे लगा कि मुझे ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा, बट ये ऑलरेडी गिवन है, बस आप यू आर सपोज टू सी इट। समझाने जैसा नहीं है उसमें कुछ। द apparent random wavering or flickering of object seen through turbulent stream of hot air rising above the radiator। आपने ऐसा सुना होगा, आपके दोस्त कहते होंगे आग लगा दे, आग लगा दी, आग लगा दी। तो मान लो हमने सच में आग लगा दी। मान लो कि आपने मेरी बातों को माना और आपने मेरे इस चैनल को जो है आपने मान लो कि आपने सारे वीडियोस देखे, मुझसे अच्छे से पढ़े और आपने बोर्ड के पेपर में आग लगा दी। जैसे ही आप बोर्ड के पेपर में आग लगाओगे ना, जो मुझे पता है, पूरा यकीन है कि आप लोग अपनी एग्जामिनेशन के बाद लगाओगे ही, आपने देखा होगा बच्चों कि ये जो अगर आपकी आग लगी हुई है ना, उसका ये जो आसपास का एरिया में ट्रेस करूँ, ये आसपास के एरिया में आपको थोड़ा सा पता है विवरिंग ऑफ एयर दिखती है। क्यों होता है वैसा? विवरिंग यानी अजीब सी लगती है, ऐसा लगता है कि कुछ तो है उस जगह पे। द एयर जस्ट अबाउ द फायर बिकम्स हॉटर देन द एयर फर्दर अप। जो आपकी आग के ये जो पास वाली जो एयर है ना, वो आसपास जो एयर है उससे थोड़ा सा ज़्यादा वो गर्म हो जाती है। द हॉटर एयर इज लाइटर एंड लेस डेंसर होती है, ये तो आपको पता ही है, देन द कूलर एयर एंड हैज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली लेस देन द कूलर एयर। आपको पता है कि जब जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडियम का अलग होता है, आपको लगता है कि दो अलग जगह से लाइट आ रही है। इसका एग्जाम्पल क्या था? पेंसिल आपने रखी थी पानी के अंदर, आपको लग रहा था कि एयर से अलग जगह से लाइट आ रही है और पानी से अलग जगह से लाइट आ रही है। Physical conditions of refractive medium air are not stationary. The apparent position of object as seen through the hot air fluctuates. तो जो आप वो आप देखते हो ना कि कुछ कुछ ऐसा अजीब सा ऐसे लगता है, गर्म जो एयर होती है आपके फायर के ऊपर की, दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ओनली। आपको ऐसा लगता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है ना, क्योंकि आपके जो ये जो वेव्स है, जो हीट जो आपने आग लगाई है वो फ्लिकर कर रही है, तो वो एयर भी फ्लिकर करती है हवा के साथ। और आपको ऐसा लगता है कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट उस एयर से दिख रहे हो ना, तो आपको ऐसा लगता है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। द वेवरिंग इज दस इफेक्ट ऑफ एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन। दिस इज इंपॉर्टेंट, बट इससे क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते हैं। स्मॉल स्केल इन अवर लोकल एनवायरमेंट द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज सिमिलर फिनोमिनन इन मच लार्जर स्केल। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो सवाल आते हैं कि स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं और प्लैनेट्स क्यों ट्विंकल नहीं करते। ये भी होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की तरह। एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन की वजह से स्टारलाइट क्या करती है? एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर अंडरगोज रिफ्रैक्शन कंटिन्यूअसली बिफोर इट रीचेज द अर्थ। ठीक है, अर्थ में पहुंचने से पहले हमारी जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर वगैरह जो है या ऊपर जो लेयर होती है, कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन जो है उसमें होते रहता है। द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अकरिंग इन मीडियम ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगी। आपको पता है ऑक्सीजन की मात्रा ऊपर जाते हुए कम होती है, उसी तरह कुछ और सब्सटेंसेस की जो मात्रा है वो कम होती होगी, तो लगता है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती होगी, तो उन सबकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होती होगी। तो एटमॉस्फेयर जैसे बेंड करता है स्टारलाइट को टूवर्ड्स द नॉर्मल, अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल पोजीशन। इसकी वजह से आपका ये एक फोटो में आपको दे रखा है कि स्टार नीचे और उससे दिख ऊपर रहा है। The star appears slightly above the actual position viewed from the horizon. Horizon पे आपकी जो actual position होती है स्टार की, उससे आपको थोड़ा सा वो स्टार ऊपर दिखता है। This apparent position of star is not stationary but keeps on changing slightly since the physical condition of Earth's atmosphere are not stationary as in case of previous paragraph. स्टार जो है बहुत दूर से आते हैं, इसीलिए वो पॉइंट साइज होते हैं सोर्सेस ऑफ लाइट के, और उनकी जो पाथ होती है लाइट की वो कमिंग फ्रॉम स्टार गोज वेरिंग स्लाइटली। ठीक है, दूर से आते हैं तो उनको रिफ्रैक्शन उनका ज़्यादा होता है, तो वो आपका अपना पार्ट अपना एक ये भी है कि आपका अर्थ भी जो है गोल घूमता है, तो स्टार तो वही रहेगा। ठीक है, तो अब स्टार का तो जो है बार बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, वो पॉइंट साइज हमें दिखता है क्योंकि वो बहुत दूर है, इसलिए वो ट्विंकलिंग इफेक्ट देता है। लेकिन आपके जो प्लैनेट्स है ना, वो आपके अर्थ से कंपैरेटिवली बहुत नज़दीक होते हैं इन विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्स। ठीक है, तो उनमें इतना रिफ्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, सो दैट्स द रीजन प्लैनेट्स डोंट ट्विंकल।
एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार जो है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। स्टारलाइट जो है वो आई को ऐसा लगता है कि वो ट्विंकलिंग इफेक्ट दे रही है। वो ट्विंकलिंग इफेक्ट क्या होती है कि कुछ टाइम पे बहुत ब्राइट यानी कि डिम हो जाना, ब्राइट हो रही है डिम हो रही है, ब्राइट हो रही है डिम हो रही है, दैट इज नोन एज दैट इज ऑल ड्यू टू फ्लक्चुएशन, एंड वो फ्लक्चुएशन को हम लोग ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कहते हैं। प्लैनेट जो होते हैं वो बहुत नजदीक होते हैं अर्थ से, एंड दस दे एज सीन एक्सटेंडेड सोर्सेज। If we consider a planet as a collection of large number of point-side sources of light, the total variation is the amount of light entering the eye from all the individual point sides will average out to zero and thereby nullifying the twinkling effect. So यही कारण है आपका twinkling of stars होने का और planet का twinkle नहीं करने का। जो effect है वो nullify हो जाती है क्योंकि आपके जो प्लैनेट्स हैं वो नज़दीक होते हैं, तो जो रिफ्रैक्शन की जो इंटेंसिटी है वो कम होती है उनमें, तो उससे इफेक्ट नलिफाई हो जाता है और आपके जो प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकल नहीं करते। तो ये स्टार की एक्चुअल पोजीशन है, यहाँ पे देखो ये स्टार की जो है अपेरेंट पोजीशन है। आपको ये भी शायद पूछ ले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर से नीचे इंक्रीज हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है तो ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। अभी जैसे मैंने समझाया, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसे ही आएगा तब वैसे ही एयर बढ़ती जाएगी, एयर बढ़ने से जो लाइट की स्पीड है वो कम होती जाएगी। ये सब मैंने आपको पढ़ाया था रिफ्रैक्शन में, वहां जाके पढ़ो। अभी सब बता दूंगी तो उन बच्चों का क्या होगा जो पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हाँ, उनका तो नुकसान हो जाएगा ना भाई। ओके, तो स्टार्स है, यहाँ देखो ट्विंकल हो रहा है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। जुपिटर है या फिर कोई भी एक प्लैनेट ले लो, वो क्या डजंट ट्विंकल, आपकी आंखें ये रही मैं बता रही हूँ आपको, आपकी आंखें ये रही, ये इमेज मैंने गूगल से उठाई हुई है, ठीक है। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, इसके लिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते बट कभी एक आध बार पूछ लिया जाता है, और मुझे पूरा यकीन है बच्चों, गले तक का विश्वास है। आप भी मेरी तरह उतने ही बेकार नसीब वाले हो कि जो कभी किसी को नहीं पूछा जाता ना वो आपको पूछा जाता, तो समझ लो इस बात को। मेरा नसीब भी बहुत खराब है बच्चों, मतलब ऐसा था कि जब तक मैं 9th स्टैंडर्ड में थी ना तब तक ऐसा था कि सेमेस्टर सिस्टम आया करता था, और जितना फर्स्ट सेमेस्टर में कवर हो गया वो बोर्ड्स में नहीं आता था, वो लास्ट सेमेस्टर का ही आता था। जैसे ही मैं 10th में आई पूरा सेमेस्टर पूछने लग गए, जैसे ही मैं 10th में आई स्टैंडर्ड और बेसिक का कंसेप्ट आया, उससे पहले नहीं था। जैसे ही मैं 10th में आई एग्जाम के तुरंत बाद कोरोना आया, मतलब दुनिया की सारी चीजें ना हम 2004-5 वालों को ही नड़ती है। आप लोग तो बनाते रहो क्योंकि आपका 30% सिलेबस तो कम हो चुका है। हमारे टाइम पे तो ना मैथ्स में आया करते थे 3rd चैप्टर में, जैसे 6 एक्सरसाइज थी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ना सारी की सारी चिंताएं, दुनिया की जितनी भी चिंताएं आप सोच सकते हो ना, सबकी सब सिर्फ हमारे साथ होती थी। यू आर सो सेव्ड, ठीक है। यस, हम लोग उतने रहते थे, मतलब उतने ज्यादा परेशान हम रहा करते थे, हुआ करते थे हम उतने ज्यादा परेशान। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। एडवांस सनराइज यानी सनराइज होने से पहले मुझे सन दिखता है और सनसेट होने के बाद कुछ समय बाद मुझे सनसेट दिखता है। सो बच्चों इसका रीजन क्या है ये देखते हैं। सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 minutes बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड अबाउट 2 minutes after the actual sunset because of atmospheric refraction. By actual sunrise we mean actual crossing of horizon by the sun. एक्चुअल क्रॉसिंग, पता है हमारे अर्थ की ये जो हॉरिजॉन है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन है, यहाँ से जब सन पास करता है ना तो हम मानते हैं कि जो हमारा सनराइज है या फिर सनसेट जो है वो हो चुका है, ठीक है। लेकिन जो हमें जो दिखता है वो थोड़ा सा पहले दिख जाता है, बिफोर सनराइज। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू एटमोस्फियरिक रिफ्रैक्शन। एक्चुअल सन अपीयर्स पोजीशन ऑफ द सन विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन। द टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट एंड द अपेरेंट सनसेट इज अबाउट 2 minutes, ठीक है। सनराइज, एडवांस सनराइज का मतलब 2 minutes पहले दिख जाता है सन हमें बिफोर सनराइज के, और 2 minutes बाद दिखता है, यानी कि डिलेड सनसेट, ठीक है। आई जस्ट होप इतना आपको क्लियर है। द अपेरेंट फ्लैटनिंग ऑफ सन डिस्क एट सनराइज एंड द सनसेट इज ड्यू टू सेम फिनोमिनन, ठीक है। सो ये आपका डायग्राम है। आप देखो, आप यहाँ पे एक ऑब्जर्वर हो बच्चों, ये एपरेंट पोजीशन है, ये एक्चुअल पोजीशन है। ड्यू टू एटमोस्फियरिक रिफ्रैक्शन हमें जो चीज यहां दिखनी चाहिए वो हमें यहां दिखती है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, आई गेस ये लास्ट फिनोमिनन है,
टिंडल इफेक्ट अब ज़्यादा बाकी नहीं है, ठीक है। यू मे फील कि ज़्यादा स्लाइड्स हैं, बट ऐसा नहीं है, जस्ट आपको विजिबल हो हर चीज़, इसलिए मैंने ना स्लाइड को थोड़ा सा बड़ा बनाया है, ठीक है। थोड़ा इसको भी आई गेस बड़ा कर लेते हैं, सो दैट किसी का भी ऐसा नहीं हो कि आपको दिख नहीं रहा हो। ओ सो सॉरी। छोड़ दो, इतना ही ठीक है, ज़्यादा टाइम चला जाएगा सेट करने में। The Earth's atmosphere is heterogeneous mixture of minute particles। टिंडल इफेक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि टिंडल इफेक्ट आपको कोलॉइडल सॉल्यूशन में देखने को मिलती है, ठीक है, जिसकी साइज ना तो ट्रू सॉल्यूशन से ज़्यादा जितनी छोटी होती है और ना ही जो बड़े जो सॉल्यूशंस होते हैं उतनी बड़ी होती है, ठीक है। सो कोलॉइडल हमारे वो सॉल्यूशंस होते हैं जिन पे आप अगर लाइट मारते हो तो आपको वो सॉल्यूशंस जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो विजिबल होते हैं, ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है। स्मोक, tiny water droplets, suspended particles and dust of molecule of air। आपको एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों, एक्सप्लेन टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट, तो उसमें आप इस तरीके से भी समझा सकते हो। दो तरीके होते हैं, या तो आप एक एक्टिविटी से समझाओ जिसमें आप एक कोलॉइडल सॉल्यूशन लेते हो और वहां से लाइट को पास कराते हो, दूसरा आप ये कर सकते हो कि आप ये इस तरीके से समझाओ कि स्मोक होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, इन सब के कारण टिंडल इफेक्ट होती है। व्हेन बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक सच पार्टिकल्स पाथ ऑफ द बीम बिकम्स विजिबल। वो आपने देखा होगा जैसे अंधारा मतलब अंधेरे वाला रूम होता है और उसमें कहीं से एक बीम ऑफ लाइट पड़ती है किसी होल से, तो उसमें ना पार्टिकल जितने होते हैं आपके आसपास वो आपको विजिबल होते हैं। दिस फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट by colloidal particle is known as Tyndall effect। This phenomenon is seen when the fine beam of sunlight enters smoke-filled room through a small hole। ये मैंने आपको बता दिया। Scattering of light makes particles visible। Tyndall effect can also be observed when sunlight passes through canopy of dense forest। Canopy का मतलब ये होता है कि मान लो बहुत dense forest है जिसमें बड़े बड़े और छोटे छोटे पेड़ होते हो, बीच से जब सनलाइट जाती है ना तभी भी आपको ये टिंडल इफेक्ट देखने को मिलती है। अगर आपने हॉरर फिल्म में देखा हो तो हॉरर फिल्म में ऐसा होता है कि बहुत अंधेरे वाला एक पूरा फॉरेस्ट होता है जिसमें वाइट बीम ऑफ लाइट होती है। टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन मिस्ट स्कैटर लाइट। कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स। किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप पॉइंट वाइज बताओगे, ठीक है। अगर बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं स्कैटर मेनली ब्लू लाइट। फाइन पार्टिकल्स लिख दो अपनी एनसीईआरटी के बाजू में, वो स्कैटर करते हैं ब्लू लाइट को। वाइल पार्टिकल्स ऑफ लार्जर साइज वो लॉन्गर वेवलेंथ वाली को स्कैटर करते हैं, यानी कि रेड लाइट को। लॉन्गर वेवलेंथ शॉर्टर वेवलेंथ आगे सिखा दिया। अगर साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल बहुत बड़ी है तो स्कैटर लाइट में अपीयर वाइट। अगर बहुत बड़े पार्टिकल है तो वाइट दिखती है। ये तीनों पॉइंट्स लिख देना बच्चों, दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द कलर ऑफ, व्हाई इज द कलर ऑफ स्काई ब्लू? मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर other than fine particles atmosphere have size smaller than wavelength of visible light, ठीक है। so these are more effective in scattering the light of shorter wavelength at blue and then the light with longer wavelength, that is red light। क्या होता है हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत माइन्यूट छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे कि आपने ऊपर ही पढ़ा अभी कि जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो जो स्मॉलर वेवलेंथ वाली लाइट है यानी कि जो ब्लू लाइट है उसे ज्यादा स्कैटर करते हैं एज कम्पेयर टू वो लाइट जो कि बड़े वेवलेंथ की होती है। सो द रेड लाइट, इसको थोड़ा सा देख लो, द रेड लाइट हैज वेवलेंथ ऑफ अबाउट 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन द ब्लू लाइट। ये मेरे खुद के नोट्स है बट दिस इज एनसीईआरटी, ठीक है। ग्रेटर देन ब्लू लाइट, ग्रेटर देन बोला है, टाइम्स नहीं बोला है, ध्यान रखना, आपको ऐड करना है। Thus, when sunlight passes through atmosphere, the fine particles in the air, the blue color with shorter wavelength, are more strongly spreaded than the red one। Scattered blue light enters our eyes और हमें वो चीज दिखती है। The earth had no atmosphere। If the earth had no atmosphere, there would not have been any scattering। अगर अर्थ में एटमोसफियर नहीं होता तो स्कैटरिंग नहीं होती और जो स्काई है हमें डार्क दिखता। स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही वो फिनोमिनन है बच्चों जिससे
हमें जो है जो हमारा स्काई है वो ब्लू कलर का दिखता है, या अलग अलग चीज़ें हमें अलग अलग कलर की दिखती है। क्या बोला था मैंने, ब्लू कलर क्यों होता है स्काई का बच्चों? क्योंकि जो स्मॉल पार्टिकल्स जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं वो ब्लू लाइट को ज़्यादा स्कैटर करते हैं एज कम्पेयर टू रेड लाइट को। स्काई अपीयर डार्क टू पैसेंजर फ्लाइंग एट वेरी हाइट एल्टीट्यूड, जो बहुत ऊपर फ्लाई करते हैं, ऊपर वाले रेंज में अगर लोग फ्लाई करते हैं तो उनको जो स्काई हो ब्लू दिखता है। स्कैटरिंग इज नॉट प्रोमिनेंट एट सच हाइट्स। जो रेड लीस्ट स्कैटर्ड फॉग, रेड इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग और स्मोक, देयरफॉर इट कैन बी सीन इन सेम कलर एट अ डिस्टेंस। इसीलिए जो बहुत सारी जो मेडिकल शॉप्स होती हैं या फिर बहुत सारे जितने भी शॉप्स होते हैं वो रेड कलर की लाइट रखते हैं एज कम्पेयर टू ब्लू कलर की लाइट, क्योंकि रेड कलर की लाइट है ना बच्चों वो स्कैटर नहीं होती। अगर आप किसी होटल को देखोगे ध्यान से जो बहुत दूर पे लाई करती है, आई गेस रिवर फ्रंट पे एक होटल है जिसका कुछ तो नाम है, तो वो ब्लू कलर का ना उन्होंने होर्डिंग रखा है। बट अब प्रॉब्लम ये है ना कि जो जब वो दूर से कोई दिखता है ना तो वो पूरी की पूरी लाइट स्कैटर हो जाती है। इसीलिए जब आप बड़े हो जाओ, आपकी कोई खुद की अगर दुकान है या कोई कंपनी है, आप हमेशा उसका बोर्ड रेड कलर से लिखना। रेड कलर लीस्ट स्कैटर्ड है, वो दूर तक जितने भी लोग पढ़ेंगे ना उसे देख पाएंगे। अगर मायोपिया भी है ना किसी को, फिर भी रेड कलर जो है वो प्रोमिनेंटली दिख जाता है। कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, ये लास्ट टॉपिक है बच्चों। उन लोगों ने ये चीज एक एक्सपेरिमेंट से एक्सप्लेन की है। क्या करना है आपको, इस तरीके का कुछ सेटअप करना है, मैं आपको दिखा देती हूँ सेटअप। या इस तरीके का कुछ आपको सेटअप करना है, एक लेंस बनाना है इस तरीके से, आपको पानी के थ्रू से पास कराना है, फिर ये छोटा सा होल बनाना है एक कार्डबोर्ड में, फिर ये लेंस 2 है आपका जो फोकस करेगा इस पर्टिकुलर लाइट को यहाँ पर। ठीक है, एक बार फिर भी अगर आप कहो तो हम लोग ये पढ़ लेते हैं। ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एट सनराइज और सनसेट, ये हम पढ़ने वाले हैं। प्लेस स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ लाइट, स्ट्रॉन्ग सोर्स होनी चाहिए, ठीक है। व्हाइट लाइट एट द फोकस ऑफ कन्वर्जिंग लेंस, कमेंट डाउन करो कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है। दिस लेंस प्रोवाइड्स पैरेलल बीम ऑफ लाइट, अलाउ द बीम टू पास थ्रू द ट्रांसपेरेंट ग्लास कंटेनिंग द क्लियर वाटर, क्लियर वाटर होना चाहिए। अलाउ द बीम ऑफ लाइट टू पास थ्रू सर्कुलर होल मेड अप इन कार्डबोर्ड, ऑब्टेन शार्प इमेज ऑफ सर्कुलर होल ऑन द एरिया MN। ठीक है, आपको क्या करना है, ये सब कुछ बस ऐसा सेटअप करना है। यू विल फाइंड दैट फाइन माइक्रोस्कोपिक सल्फर पार्टिकल्स प्रेसिपिटेटिंग इन 2 to 3 मिनट्स। आपको सल्फर पार्टिकल्स जो है ना प्रेसिपिटेट होते दिखेंगे 2 to 3 मिनट्स में। As the sulfur particles begin to form, you can observe that blue light from the 3 sides of the glass tank. This is due to scattering of short wavelength by minute colloidal sulfur particles. क्या बोला मैंने, यहाँ से आप अगर हाई फ्रीक्वेंसी या फिर हाई सोर्स ऐसे समझ लो, स्ट्रॉन्ग सोर्स है, स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ लाइट है, स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ लाइट है, इसे आपने यहां से एक लेंस से पास करवाया जो कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट दे रहा है मेरी एक बीकर को जिसमें मैंने वाटर रखा हुआ है। अब क्या होगा, जब ज्यादा देर तक आप इस लाइट को पास कराते रहोगे इस बीकर से, तो जो सल्फर पार्टिकल्स है ना वो प्रेसिपिटेट आउट होना स्टार्ट कर देंगे। अब ये जब प्रेसिपिटेट होंगे ना तो आप देखोगे कि कुछ टाइम में ये जो बीकर है ये पूरा जो है वो ब्लू कलर का दिखने लगेगा ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट। Observe the color at transmitted light from the 4th side of glass tank facing the circular hole. यहाँ से अगर जब आप देखोगे, it is interesting to observe that first orange red color and then bright crimson red color is seen. यहाँ पर इस पर्टिकुलर साइड पे पहले ऑरेंज कलर दिखेगा और जो बाद में जो है क्रिम्सन रेड आपको दिखेगा। ये एक्टिविटी क्या डेमोन्स्ट्रेट करती है बच्चों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट दैट हैपन्स टू अंडरस्टैंड द ब्लूइश कलर ऑफ द स्काई एंड रेडिश अपीयरेंस ऑफ सनसेट और सनराइज। जब आंसर भी लिखने को आएगा तो आप यही लिखोगे कि ये जो फिनोमिनन है ये 2 चीजों की वजह से होती है, दैट इज फर्स्ट रिफ्रैक्शन एंड दूसरा जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, जब आपका स्काई के बारे में पूछा जाएगा तो आप ये लिखोगे कि जो ब्लू है, ब्लू कलर जो है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्टर होती है, तो छोटे पार्टिकल से वो ऐसे स्कैटर हो जाता है। सेम चीज जब सनराइज में पूछी जाए तो ये लिख देना कि वो बड़े वेवलेंथ का होता है, तो वो जो बड़े पार्टिकल्स है बाद में वो क्रिम्सन रेड कलर का हमें जो उतना सनराइज और सनसेट के टाइम पे दिखता है। लाइट फ्रॉम सन नियर द हॉरिजॉन passes through thicker layer of air larger distance in the earth's atmosphere before reaching to our eyes। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपने आप आंसर में ऐड करोगे। However, light at sun overhead when would travel relatively shorter distance। हॉरिजॉन से आती हुई जो लाइट होती है सन की, उसे ज्यादा लार्जर डिस्टेंस कवर करना पड़ता है एज कंपेयर टू वो सनराइज जो कि पोल तक की तरफ से हमारे तक पहुंचती है।
At noon, the sun appears white as only little amount of bluish or violet color are scattered. क्यों? क्योंकि distance of scattering कम हो गया, रिफ्रैक्शन अगर कम हो गया, ऐसे मानो ना ये मेरा हॉरिजॉन है और ये मेरा पोल तरफ का एरिया है, तो ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ का जो डिस्टेंस होता है बच्चों, वो कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ का जो डिस्टेंस है. इसको मैं अगर डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2 बोलूँ तो जो मेरा डिस्टेंस 2 होता है वो छोटा होता है मेरा डिस्टेंस 1 से. तो जब सन यहाँ पे होता है ना तो हमको जो पूरा वाइट कलर का दिखता है और कम दिखता है स्केटरिंग. वाई? क्योंकि उतना रिफ्रैक्शन उसे कम करना पड़ रहा है और स्केटरिंग भी कम हो रही है. Near the horizon, most of the blue light and the shorter wavelength get scattered by particles. Therefore, the light reaches to our eyes with longer wavelength. This gives the reddish and ये color to your sun. यहाँ पे जब सन होता है ना बच्चों, तो ज़्यादातर जो ब्लू लाइट है वो स्कैटर कर जाती है और बचती सिर्फ रेड लाइट है जो कि कम स्कैटर करती है, इसलिए हमें जो सन है वो रेड दिखता है. दिस इज इट. योर चैप्टर इज completed. Chapter completed. So thank you so much for joining me today. We had amazing time all together. ये इतना खूबसूरत लगता है सनसेट, एंड उतने ही खूबसूरत आपके मार्क्स आएंगे उन सारे बच्चों के जिन्होंने स्टार्टिंग से मुझे ज्वाइन किया. Lots of love to you, first of all people. I am so grateful to have 40 subscribers in my first week. It really means a lot to me when I am putting a lot of efforts behind these videos and you guys are commenting something. Even if I am getting a single comment on any of my video, that means a lot to me. मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बिकॉज इतने बड़े पैमाने पे कोई चीज़ करना, शुरुआत करना, इसी में बहुत लोग डरते हैं, एंड आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दैट. सो यू मस्ट बी हैप्पी विथ योर सेल्फ टू. आप भी एक बड़े पैमाने पे कुछ करने जा रहे हो, आपका ड्रीम है कि आप 90+ स्कोर करो. एंड रिमेंबर वन थिंग, यू आर वेटिंग फॉर दैट वन डे, जब आपका रिजल्ट आएगा आप अपने लैपटॉप या मोबाइल के सामने बैठे रहोगे एंड योर फादर और मदर विल बी विथ यू एंड यू विल शॉक देम विथ योर रिजल्ट्स. थैंक्स अ लॉट एंड मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स.